हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आज हम आपकी क्लास थोड़ी लेट लेके आए हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम रोज़ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड क्लास बना रहे हैं आपके लिए और लेके आ रहे हैं, जो कि हिंदी और जीके की हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रीजनिंग की भी क्लास लेके आएँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आपके लिए रीजनिंग और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी कोशिश करूँगा वीडियो लेके आने के लिए, क्लास लेके आने के लिए। तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं आपके लिए सिर्फ 2 ही क्लास लेके आ पाता हूँ, हिंदी और जीके के। अगर मेरे को मुझे और भी टाइम मिला तो मैं आपके लिए रीजनिंग और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी क्लास लेके आने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, आपके भाई होंगे, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए आपका आज की जीके की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। ऑप्शन ए आपका बराबर, ऑप्शन बी आपका बहुत बड़ा, ऑप्शन सी आपका बिंदु के बराबर, ऑप्शन डी आपका बहुत छोटा। तो यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बहुत बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दो मापदंडों पर निर्भर होकर करती है। वस्तु की दूरी और दर्पण की फोकस लंबाई। यदि ऑब्जेक्ट को ध्रुव और अवतल के दर्पण के फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण के पीछे आवर्धित, आभासी और सीधी छवि बनती है। अब आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए गुरुदासपुर, ऑप्शन बी आपका जलालाबाद, ऑप्शन सी आपका तलवंडी, ऑप्शन डी आपका फिलौर। तो आप सभी को बताना है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका गुरु नानक देव का जन्म आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के राय भोई के तलवंडी गांव में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है। आपको अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। महिंद्रा ग्रुप, यूनिलीवर, इन्फोसिस, आदित्य बिरला ग्रुप। आपका यूनिलीवर ए भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। यूनिलीवर एक ब्रिटिश डच ट्रांसनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम और रॉटरडैम, नीदरलैंड में स्थित है। इसके उत्पादों में खाद्य और पेय पदार्थ, सफाई एजेंट, सौंदर्य उत्पाद और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल है। यह यूरोप की 7वीं सबसे बहुमूल्य कंपनी है। आपका अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है आपके लिए। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 2011, 2013, 2012 या 2014। तो आप सभी के लिए बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपका राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 इस वर्ष लागू हुआ था। भारतीय संसद की का एक अधिनियम है, जिसे 12 सितंबर 2013 को 5 जुलाई 2013 के पूर्व प्रभाव से कानून में हस्ताक्षरित किया गया था। यह अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 67% को कंपनी अधिकार देता है कुल आबादी में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो आपका हम्पी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है आपका बताना है आप सभी को। तो हम्पी नृत्य आपका कर्नाटक।
किस राज्य में मनाता है? हम्पी उत्सव, जिसे विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन विजयनगर साम्राज्य का हम्पी में सबसे बड़ा उत्सव है। यह कर्नाटक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खूबसूरती से आयोजित किया जाता है और इसकी मुख्य विशेषता में पारंपरिक कन्नडिगा नृत्य, नाटक, आतिशबाजी आदि शामिल है। आपका अगला प्रश्न, छठा नंबर देखिए आपके लिए क्या दिया गया है। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर के छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर छत में वर्षा का पानी, मतलब संरचना करने के लिए कानून बनाया गया है, मतलब कानून बनाया नहीं गया है वहाँ पर, मतलब ऐसा बोला गया है कि सबको करना अनिवार्य है। तो आपका ये तमिलनाडु में ऐसा हुआ है। तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों में छत छत पर वर्षा का जल संरक्षण संरचना का अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती जयललिता द्वारा वर्षा जल संरचना आंदोलन शुरू किया गया था। जयललिता उसने सभी नई इमारतों में RWH संरचनाएं रखना अनिवार्य कर दिया था। आपका अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर आपके लिए क्या दिया गया है। माता पिता के क्रोमोसोम्स का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार है? ZX, XX, YZ या XY? तो आपने 10th में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, 10वीं या 9वीं क्लास में आपको पढ़ा होगा। तो माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार है? ए ऑप्शन नंबर बी, XX। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को सौंपने वाली कई चीजों में 23 जोड़े गुणसूत्र हर कोशिका के नाभिकाओं में धागे जैसी संरचनाएं हैं जिनमें हर व्यक्ति के लिए अनुवांशिक निर्देश होते हैं। उन जोड़ियों में से एक गुणसूत्र है जो बच्चे के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। लड़कियों में एक XX जोड़ी होती है और लड़कों में एक XY जोड़ी होती है। माता हमेशा अपनी संतान में एक X गुणसूत्र पास करती है जबकि पिता भी एक X गुणसूत्र प्रदान करता है, तो बच्चा अनुवांशिक रूप से महिला होगा। यदि पिता एक Y गुणसूत्र प्रदान करता है तो बच्चा अनुवांशिक रूप से पुरुष होगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर दिया गया है, क्या है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोड़ी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन बी कृष्ण जी गोपाल कर्वे और बाधा जतीन। ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन डी खुद्दीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद। तो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा किसको दी गई थी? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी और आलम नगर के बीच हुई एक ट्रेन डकैती शामिल थी। इस लूट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने तैयार की थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, देखिए क्या दिया गया आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता का कारण है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण का मुख्य कारण वसा ऑक्सीकरण है, जो आवरणिक ऑक्सीजन के साथ वसा और तेलों की प्रतिक्रिया के कारण होते हैं, जो आमतौर पर खराब स्वाद वाले होते हैं। प्रकाश के संपर्क में प्रो ऑक्सीडेंट और उच्च तापमान प्रतिक्रिया को तेज करते हैं। और विकृत गंधिता तेल की खराब स्वाद और तेल की गंध की विशेषताओं के साथ जुड़ा हुआ है। आपका अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या दिया है, 10वां नंबर। द रूम ऑन द रूफ
उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मनोहर मंगलावकर, आर के नारायण। द रूम ऑन द रूफ के उपन्यास के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। द रूम ऑन द रूफ के उपन्यास के लेखक आपके रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। इन्होंने 1956 में पहली बार प्रकाशित किया था इसको, ठीक है। यह उपन्यास रष्टि के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि एक अनाथ 17 वर्षीय इंग्लो इंडियन लड़का था तथा देहरादून में रहता था। अपने अभिभावक श्री हैरिसन के सख्त तरीकों के कारण वह अपने भारतीय दोस्तों के साथ रहने के लिए अपने घर से भाग जाता है। इस पुस्तक ने 1997 में जॉन लेलेविनेन रोडस मेमोरियल पुरस्कार जीता था। आपका 11 नंबर दो क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या दिया गया। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? बायोपॉलीमर, क्लोरोफॉर्म कार्बन, पोली पॉलीविनाइल क्लोराइड और मिथेनॉल। आपका फ्लोरोफोरो कार्बन, जिसे फ्रियॉन के रूप में भी जाना जाता है, ओजोन की परत के टूटने के कारण बनता है, जो सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की कमी के कारण 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC की चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर क्या दे। अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? रमन मैग्सेस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार। अरुंधति रॉय को निम्नलिखित में से आपका मैन बुकर पुरस्कार मिला है। अरुंधति रॉय एक भारतीय लेखिका हैं जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि 1997 में वो प्रकाशित हुई थी, उसके लिए उनको दिया गया था। इन्होंने 1957 में फिक्शन के लिए मैन ऑफ बुकर पुरस्कार जीता, जो एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक द्वारा सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। वह मानव अधिकार की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण में शामिल एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या दिया है। 13 नंबर प्रश्न, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। आपको बताना है कि अमीबा किसके लिए फेमस है, आप सभी को बताना है सबके लिए। तो अमीबा आपका प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखता है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव, जोगिंदर राव, वीरेंद्र सहवाग, उज्वेंद्र चहल। तो आपका हरियाणा हरिकेन आपका कपिल देव को कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम हरियाणा हरिकेन मतलब तूफान रखा गया है। वह एक तेज गेंदबाज और मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। महान ऑलराउंडर में से एक के रूप में उन्होंने 1983 क्रिकेट विश्व कप जिताने वाली पहली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? मिस्र, मेसोटोपिया, चीन, हड़प्पा। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, जिसे हेलिकिंग संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। तो आपका हेलिकिंग संस्कृति द्वारा यह कहा जाता है कि यह प्राचीन शहर बेबीलोन में वर्तमान हिल्ला बेबिल प्रांत में है बनाया गया था। इसका निर्माण राजा नेबुचंदनेजर द्वितीय ने अपनी पत्नी क्वीन एमाइटस के लिए किया था। तो इसका प्राचीन संबंधित से तो ये अपना मेटोसोपिया में है, मेसोटोपिया में, ठीक है।
आपका अगला प्रश्न देखिए, आपके लिए क्या दिया गया 16 नंबर प्रश्न। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? कु- कुषाण, गुप्त, मौर्य, चोल। भारत में प्राचीन भारत में गांधार कला आपकी कुषाण साम्राज्य में विकसित हुई थी। ठीक है। प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला के साथ गांधार कला विकसित हुई। गांधार कला विदेशी तकनीकों और ग्रीको रोमन मानदंडों पर आधारित थी। इसे ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। आपका 17वां प्रश्न आपके लिए देखिए क्या देगा। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? ग्रंथ, ब्राह्मी, कदम्बा, शारदा। तो अशोक के अधिकांश शिलालेखों पर उत्कृष्ट संदेश ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जिससे बाद में सभी भारतीय लिपियों और दक्षिण पूर्व एशिया में उपयोग की जाने वाली कई लिपियां विकसित हुई। उपमहाद्वीप में पूर्वी भाग में पाए जाने वाले शिलालेखों पर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह मागधी का एक प्रकार है, जिसे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत के पश्चिमी भाग में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो संस्कृत के करीब है। आपका अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर क्या दिया गया आपके लिए। वर्ष 1946 के संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर और KM मुंशी। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी इस चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका BN राव राइट आंसर है। न्यायविद BN राव को भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। यह मसौदा अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न 19 नंबर। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसके पहले हमने कौन सा प्रश्न देखा था? एक मिनट रुकिए, 10वां नंबर देखते क्या दिया गया है आपके लिए। 10वां नंबर था ना। हाँ, तरुण अंदर उपन्यास का लेखक आपके रस्किन बॉन्ड। और यहाँ पे क्या दिया गया है? सॉरी, 1 नंबर रुकिए। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र। मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, तो इसको कट कर दीजिए, तो हम बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए, 20वां नंबर का क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आपका अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मूल रूप से इसकी संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्यों को 2002 में 46वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक रिक्त स्थान पाया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। मंगल ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, आवरणिक नाइट्रोजन और ऑर्गन से बना है।
इसमें जल वाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य आदर्श गैसें भी सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है। आपका अगला प्रश्न है ये 22 नंबर, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता? आप सभी को इसका आंसर देना है। इलाहाबाद का मुख्य मुख्यालय आपका कहाँ है? तो इलाहाबाद बैंक का आपका मुख्यालय कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। बैंक की स्थापना 1865 में इलाहाबाद में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक में विलय की घोषणा की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है? स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रमण, महर्षि, परमहंस, योगेंद्र, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस? स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। तो आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक पुजारी थे जो देवी काली के प्रति समर्पण सहित तंत्र, वैष्णव और अद्वैत वेदांत कई धार्मिक परंपराओं से प्रभावित थे। आपका अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए क्या देगा। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या 15 अगस्त 1947? तो भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप आपका 24 जनवरी 1950 अंगीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था वो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान द्वारा सभा अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया। यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। आपका अगला प्रश्न 25 नंबर है। देखिए आपके लिए क्या देगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। इसका नाम राज्य के सतनामी सुधारवादी नायक गुरु घासीदास के नाम पर रखा गया है। संजय डोगरी टाइगर रिजर्व बैंक के एक हिस्से के रूप में यह नर्मदा घाटी के शुष्क पर्णपाती जंगलों में स्थित है। आपका अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? काली खांसी, पोलियो, दमा, रेबीज? तो कौन सी खांसी है, मतलब कौन सी बीमारी है जिस टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? आपका ऑप्शन नंबर सी दमा, जिसको अस्थमा भी बोलते हैं, श्वसन मार्ग का एक आम जीर्ण सूजन वाला रोग है जिसे चर व आवर्ती लक्षणों, प्रतिवर्ती शासन बाधा और श्वसनी आकर्षण से पहचाना जाता है। आम लक्षणों में घबराहट, खांसी, सीने में जकड़न और श्वसन में समस्या शामिल है। दमा को अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन माना जाता है। इसका निदान सामान्यतः लक्षणों के प्रतिरूप समय के साथ उपचार के प्रति प्रतिक्रिया और स्पाइरोमेट्री पर आधारित होता है। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या देगा। पढ़िए, देखिए आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या दिया गया है। एशेरिकिया कोलाई को जल से निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? औद्योगिक बहिस्राव, भारी धातु, घरेलू कचरा
मल संबंधी पदार्थ। तो एसिडिकिया कोलाई को जल के मल संबंधी पदार्थ से उत्पन्न होने वाली प्रदूषण से निर्धारित करने के लिए संकेतक जीव के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, मल संबंधी पदार्थ। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या देगा आपके लिए। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली ने राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? मैसूर, औरंगाबाद, निजामाबाद या भोपाल? दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद के समीप। ठीक है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, वो औरंगाबाद के समीप था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 30 नंबर देखिए। तीसरी पीढ़ी के टीके रिक्त स्थान होते हैं, दुर्लभ किए हुए रोगाणु, रोगजनक सापेक्ष, ऑप्शन सी मोनोक्लोन प्रतिजन, कृत्रिम प्रतिजन। तो 30 नंबर प्रश्न का आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या चाहिए आपके लिए। तो तीसरी पीढ़ी के टीके टीके के रूप में मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न टीके का अभी के लिए आखिरी प्रश्न आपका ये रहा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? संघनन और ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, या स्थानांतर और वाष्पोत्सर्जन। इस क्वेश्चन का उत्तर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए, क्या राइट होगा आपके लिए। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को गर्म करने पर यह तरल अवस्था से तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये रहे आपके जीके के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको आपकी क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं, कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके जो बीएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। अब आपसे हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।